Good morning, students. In our last class, we have studied the photoelectric equation. जो आइंस्टीन की photoelectric equation थी, that was given on the basis of the facts that we have studied of the photoelectric emission, right? That जब भी photoelectric emission होता है तो कुछ laws को follow करता है और उन laws के basis पर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी एंड दैट इक्वेशन वाज कॉल्ड एज द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और हमने ये भी देखा था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो सभी लॉज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही थी एंड दैट वाज इट वाज एप्लीकेबल, राइट। आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो एप्लीकेबल हो गई थी। और आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में हमको ये बताया था दैट जो लाइट होती है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो ना तो कम्प्लीटली पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है और ना ही कम्प्लीटली वेव नेचर को फॉलो करती है, जबकि उसका डुअल नेचर होता है, राइट। मतलब कि जो लाइट है वो कभी कभी एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी और कभी वो एज अ वेव बिहेव करेगी, राइट। और उन्होंने ये चीज़ भी हमको समझाई थी कि जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं तो जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करेंगे तो हमको ये मान के चलते हैं कि जो लाइट्स है वो सर्टेन पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और इन पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन, राइट। ये जो फोटॉन्स हैं वो बेसिकली एक सर्टेन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे बंडल्स में ट्रैवल करते हैं, राइट। और इन फोटोन के बारे में उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है एच और इन फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो जो टोटल एनर्जी होगी लाइट की वो इन एच और न्यू का प्रोडक्ट होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट फोटोन, दैट इज लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और हमको पता है कि जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटॉन्स। तो अब हम फोटॉन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये फोटॉन्स कैसे होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अभी तक हमको फोटॉन्स के बारे में सिर्फ इतना पता है कि फोटॉन्स आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, राइट। फोटॉन्स क्या है? एक सर्टेन एनर्जी के पैकेट्स ऑफ बंडल हैं जिनकी एक सर्टेन एनर्जी है, राइट। तो अब हम फोटॉन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि इन फोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो फोटॉन होते हैं उसकी एनर्जी जो है वो डेफिनेट होगी, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। हर एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है और वो किसके बराबर होती है? एच और न्यू के बराबर। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। और चूंकि उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, चूंकि उसकी एनर्जी कांस्टेंट है तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि उसका जो मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा, राइट। जो मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा और वी कैन से दैट उसका मोमेंटम कितना होगा? उसका मोमेंटम होगा एच न्यू अपॉन में सी के बराबर। द मोमेंटम कैन बी गिवन बाय एच न्यू अपॉन में सी। दैट इज जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है और मोमेंटम के लिए फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू अपॉन में सी। सो बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं वो हम कंक्लूड कर सकते हैं आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा। और यहीं से इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। आपने पढ़ा होगा 11th में क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक के बारे में कि बेसिकली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो न्यूटन ने जितने भी लॉज हमको दिए थे वो सारी चीज़ें गलत साबित होती हैं, राइट। बेसिकली आइंस्टीन ने बोला कि न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो सब गलत हैं, राइट। और वी कैन से दैट कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखूं तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पूरा गलत साबित होता है। बेसिकली ये चीज़ें आप हायर लेवल्स पे पढ़ेंगे कॉलेज लेवल पे, तो वी शैल नॉट डिस्कस इट हियर दैट मच इन डिटेल।
बट बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका जो बेसिक है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक ही है ये फोटॉन्स, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आप बात करेंगे तो आप बेसिकली बात करने वाले हैं इन फोटॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन फोटॉन्स की, राइट। सो वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी the energy of photon is independent of intensity of radiation, right। जो photons की energy होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होता है, राइट। मतलब फोटोन की एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब चाहे आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाओ या कम इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाओ, जो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। ये चीज़ हमने ऑब्वियसली पढ़ी भी है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज में कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिट होंगे वो भी ज़्यादा, राइट। फोटोन की एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, बट द थिंग दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, राइट। सो दिस वॉज बेसिकली अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो फोटॉन्स होते हैं वो सेम स्पीड से चलते हैं। मतलब जो फोटॉन्स हैं वैक्यूम में उनकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में फोटॉन्स एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे और द वैल्यू कैन बी गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। Now the third point would be that when a photon travels through different media, then its frequency remains the same. Its wavelength and speed changes. जब भी photons सेम मीडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है। मतलब एज लॉन्ग एज आप फोटॉन्स को एक ही मीडियम में ट्रैवल करवा रहे हो तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। केवल क्या चीज़ चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड, राइट। फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो सकती है या उनकी स्पीड चेंज हो सकती है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और सिंस फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है तो आप भी बोल सकते हो कि एनर्जी भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज यू नो दैट दिस E is equals to h nu, right। Now the fourth property that we are going to discuss here, if ये important है, that photons जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, राइट। ये important बनती है, photons are electrically न्यूट्रल। मतलब अगर मैं फोटॉन्स को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो वो किसी भी तरीके से डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे या उनके बिहेवियर में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑन बीइंग कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो नहीं करते हैं। The next would be in a photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved, right। That अगर दो फोटोन एक दूसरे से कोलॉइड कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहने का मतलब आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। कंजर्व रहने का मतलब कोलिजन के पहले जितनी टोटल एनर्जी थी और जितना टोटल मोमेंटम था उतना ही बाद में भी रहेगा, कोलिजन के बाद में भी रहेगा, राइट। इट मीन्स यू कैन से दैट द इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी एंड द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर द collision, that is both the physical quantities will remain conserved in case
if two photons are having the collision, right? लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशनेबल है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व नहीं रहते हैं, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, राइट? मतलब ये हो सकता है कि दो फोटॉन्स के कोलिजन के कारण हो सकता है कि नए फोटॉन्स क्रिएट हो जाएं, राइट? तो फोटोन का जो नंबर है वो कंजर्व नहीं रहेगा, बट टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, राइट? और इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट भी बोलते हैं. So this is also one of the important property of the photons, right? Now the next would be कि फोटोन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर भी चुके हैं. सो फोटॉन्स की एनर्जी कैन बी गिवन बाय एच न्यू, और उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एच सी अपॉन में लैम्डा, राइट? बिकॉज यू नो दैट न्यू सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. You know that c is equals to nu lambda, right? तो यहाँ पे हम इस nu की जगह पे c अपॉन lambda भी लिख सकते हैं, where lambda is the wavelength and c is the speed of light. Now the momentum of the photon is given by, अगर मैं momentum की बात करूँ तो momentum का फॉर्मूला होता है mass into velocity. यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c, राइट? और चूंकि यहाँ पे हम c की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट h न्यू अपॉन में लैम्डा, राइट? आई कैन राइट दिस एज h न्यू अपॉन में c. मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट p इज इक्वल्स टू एम सी को हम लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन में सी. और यहां से अगर मैं इस न्यू को सी के नीचे ले जाऊं सो दैट आई विल गेट पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में सी न्यू, और यू विल गेट पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में लैम्डा, राइट? सो यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन एच अपॉन में लैम्डा. तो इस तरीके से वी हैव डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन. कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं फोटोन की, वो डिस्कस करते हैं. सो अभी तक हमने फोटोन की एनर्जी निकाल ली, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन में लैम्डा, राइट? सो आप फोटोन की एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं. ऑल्सो हम लोगों ने मोमेंटम भी निकाल लिया है, दैट इज P इज इक्वल्स टू एच अपॉन में लैम्डा. अब हम लोग बात करते हैं the mass of particle moving with velocity v. बेसिकली यहाँ पे हम फोटोन का रेस्ट मास निकालेंगे, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वुड बी रेस्ट मास ऑफ फोटोन. दिस इज इंपॉर्टेंट. फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है वो चीज निकालते हैं. एक्चुअली किसी भी बॉडी के मास की जब आप बात करते हो तो हर एक बॉडी के दो मास होते हैं. पहला होता है रेस्ट मास और दूसरा होता है रिलेटिव मास, राइट? इसके बारे में डिटेल में आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अगर आप आगे फिजिक्स परस्यू करते हैं तो. सो बेसिकली जो रेस्ट मास होता है फोटोन का उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, राइट? तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्टेन वेलोसिटी दैट इज v से मूव कर रहा है तो उसका मास के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, राइट? दैट किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है, दैट मास कैन बी गिवन बाय m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच इट इज मूविंग, राइट? और ये जो m0 है, दिस m0 इज नथिंग बट द रेस्ट मास. दिस m0 इज द रेस्ट मास. सो हमको निकालना है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होगा. बेसिकली मतलब हमको क्या निकालनी है, इस m0 की वैल्यू फोटोन के लिए. सो यू कैन राइट दिस एज m0 इज इक्वल्स टू m इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. हमने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दी हैं. नाउ
सिंस जो फोटोन है, आपको ये चीज़ पता है कि जो फोटोन है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और सिंस फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि फोटोन की वेलोसिटी c के बराबर होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, और जब हमने वैल्यूज पुट की हैं, सो वी हैव गॉट c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यू विल गेट m नोट इज इक्वल्स टू m अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और 1 माइनस 1 यू विल गेट 0, एंड अल्टीमेटली दिस टर्म यू विल गेट 0। इसका मतलब कि फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है, राइट। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। बट लेकिन हमको ये चीज पता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होने का मतलब ये है, फोटोन का भले ही कोई मास नहीं होता हो, या हमको ये कहना चाहिए कि भले ही उसका कोई रेस्ट मास नहीं होता हो, लेकिन फोटोन का मोमेंटम डेफिनेटली होता है, राइट। और यहीं से हम ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि किसी भी बॉडी के दो मास होते हैं, रेस्ट मास और रिलेटिव मास, और फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन उसका रिलेटिव मास कुछ ना कुछ होता है, और वहीं से हमको उसका मोमेंटम मिलता है, राइट। तो इस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 तो उसका मोमेंटम होना कैसे पॉसिबल है। तो द थिंग इज दैट कि उसका रेस्ट मास 0 है, उसका रिलेटिव मास कुछ ना कुछ होता है, राइट। सो द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, और इसीलिए जो फोटोन है वो कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता है, राइट। आपको पता है कि जो फोटोन है वो हमेशा मूविंग स्टेट में होता है, फोटोन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रह सकता है। द रीज़न इज दैट कि उसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है, और इसीलिए फोटोन कभी भी स्टेबल या रेस्ट में नहीं होगा, वो हमेशा लाइट की स्पीड से मूव करता रहेगा, राइट। अगर मैं बात करूं उसके इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, फोटोन के इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें तो हमको एक चीज पता है दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ऑल्सो आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हमको एक चीज पता है दैट E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो हमको दो चीजें पता है कि E जो है वो एच न्यू के बराबर, ऑल्सो E जो है वो एम सी स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से अगर मैं इस m की वैल्यू निकालूं तो m हो जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर के बराबर, राइट। और यू कैन राइट दिस एज एच अपॉन में सी लैम्बडा, इस न्यू को नीचे ले गए और सी अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा, सो यू विल गेट m इज इक्वल्स टू एच अपॉन में c lambda. So this is the expression by which you can get the equivalent mass of the equivalent mass of photon, right? So basically we have discussed here some important properties of the photon. photon की कुछ important properties होती हैं, जिसमें से फोटोन की एनर्जी, उसके लिए उसका फॉर्मूला, फोटोन का मोमेंटम उसका फॉर्मूला, फोटोन का मास उसका फॉर्मूला, और फोटोन का रेस्ट मास 0 कैसे होता है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट बनती हैं, यू शुड लर्न ऑल दीज प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट हियर राइट नाउ. So one question is being given to us here that the wavelength of spectral line is 3000 angstrom. एक स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी की वेवलेंथ आपको गिवन है, और वो कितनी गिवन है, लेट दिस लैम्बडा की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालनी है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, आपको निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो आपको निकालनी है उसकी एनर्जी, राइट। सो बेसिकली हमारे पास सिर्फ इस लैम्बडा की वैल्यू है, और हमको निकालनी है न्यू और ई की वैल्यू, और ये जो लैम्बडा की वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, और आपको पता है एंगस्ट्रॉम इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस 3000 इनटू मीटर, राइट। तो यहाँ से जब आपने इस लैम्बडा को कन्वर्ट किया तो यू विल गेट 3000 इनटू एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power -10, राइट, यू शुड नो दिस। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to the power -10, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई
लैम्बडा की इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स एसआई यूनिट, राइट। एक चीज़ और आपको पता है, दिस सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, बाय दिस वैल्यू, राइट। और हमको एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट C is equals to nu into lambda, राइट। हमको रिलेशन पता है स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। यहाँ पे अगर मेरे पास न्यू की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों वैल्यूज हैं, तो मैं उनको जस्ट पुट कर देता हूँ एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस न्यू हियर एंड दैट विल बी C की वैल्यू आई हैव पुट 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्बडा इज द वेवलेंथ, दैट विल बी 3000 × 10⁻⁻10, राइट। तो हमने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। अब सिर्फ हमको कैलकुलेशंस करनी है, 3 से 3 कैंसल एंड यू विल गेट 10⁸ अपॉन में 10⁻⁻10 + 3 एंड यू विल गेट -7 हियर। और जब ये -7 ऊपर जाएगा तो यू विल गेट 8 + 7 और यू विल गेट 10⁻15, राइट। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 10⁻15 और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। सो आई हैव रिटन हर्ट्ज हियर, राइट। सो हमारे पास न्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई। आपको एनर्जी की वैल्यू भी निकालनी है और एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। जहाँ पे हमको E की वैल्यू भी पता है, E जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, दैट इज 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सो H की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे सिर्फ हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे और वी विल सॉल्व इट, राइट। दिस इज 6.63, यू कैन टेक हियर, यहाँ पे 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट, into frequency, that will be 10⁻15, or from here you will get 6.67 × 10⁻34 + 15, right, that is you will get माइनस का 29 और एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन जूल ओवर देयर, राइट। सो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, दैट विल बी 6.67 × 10⁻, दिस विल बी -19, 19 और 15 34, या this will be -19. So this will be the energy of the spectral line that we are talking about, और यहाँ से आ गई उसकी frequency. So in this way students, we can solve the simple numericals that are being asked to you on the basis of the topics that we have discussed here. So this simple kind of numericals can be asked to you in the question examination. So that's all for today's class students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.